बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे सख्त नफरत है ऐसे नारों से जिनमें लड़कियों के अधिकार को क्लेम किया जाता है। आखिर बार बार समाज में ऐसा बताना क्यों पड़ता है कि लड़कियां किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर इसके बावजूद भी लोगों को अगर ऐसा बताना पड़ता है तो इन नारों को बदलने की जरूरत है। नया नारा लाओ, बेटे को पढ़ाओ, बेटे को समझाओ, अगर ना समझे तो जाकर 2 थप्पड़ लगाओ। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो टॉपिक अगर फ्यूचर में ना हो और इस टॉपिक पर हमें कभी वीडियो बनाने का मौका ना मिले तो हम सब बहुत खुश नसीब होंगे। रास्ता घाट घर या होटल ये तो सुना था, लेकिन इस घटना ने रक्षक को ही भक्षक बनाकर रख दिया है। जी हां, यह घटना है कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज की। सरकारी हॉस्पिटलों की हालत इतनी बदतर है, इसका एक और एग्जाम्पल सामने आया है कोलकाता का आरजीकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज से, जिसमें एक लड़की का रेप एंड मर्डर भी हुआ है। क्या हुआ है इस केस में और किस तरह कुछ दरिंदों को बचाने के लिए वेस्ट बंगाल का पूरा प्रशासन बड़ी शिद्दत से काम कर रहा है। चलिए इस केस की बहुत ही घिनौनी जड़ तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इस केस से, कौन होती है ये लड़की मेरे लिए, अगर आप उन लोगों में से हैं तो बेशक इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन इतना आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सब के घर में एक माँ, बहन या बेटी है और एक लड़की की ज़िंदगी और जिस्म की कीमत हमारे समाज में कितनी सस्ती हो गई है, ये जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। लगातार 36 घंटों तक ऑन ड्यूटी मरीजों का इलाज करने के बाद एक लेडी डॉक्टर को ना ही प्रॉपर वॉशरूम मिलता है और ना ही प्रॉपर रेस्ट रूम मिलता। क्या है? सेक्सुअल टॉर्चर और एक दर्दनाक मौत। जी हां, 8 अगस्त की रात करीब 3 से 5 बजे के बीच आरजीकर हॉस्पिटल के चेस्ट डिपार्टमेंट के पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के साथ घटी है यह घटना। इस वीडियो में हम विक्टिम का असली नाम या असली फोटो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एज पर इंडियन लॉ किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हमें किसी भी रेप विक्टिम का ओरिजिनल नेम या ओरिजिनल इमेज यूज करने की इजाजत नहीं मिलती। इसीलिए इस वीडियो में हम विक्टिम को डॉक्टर तिलोत्तमा के नाम से एड्रेस करेंगे। 8 अगस्त को तिलोत्तमा नाइट शिफ्ट पर थी। लगातार 36 घंटों से वो काम कर रही थी विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। फिर रात को 2 बजे वो अपने 4 कॉलिग्स के साथ डिनर करती हैं और उसके बाद सेमिनार हॉल में रेस्ट के लिए चली जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह यानी 9 अगस्त को तिलोत्तमा की बॉडी मिलती है उसी सेमिनार हॉल से। जिन लोगों ने उन्हें सबसे पहले देखा उनका कहना था कि बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था, पूरा बॉडी इंज्योर्ड था। तिलोत्तमा की मुंह और आंखों से खून आ रहा था। वजाइनल इंजरी भी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ से भी खून आ रहा था। ऐसे में पुलिस बुलाई जाती है और यहीं से शुरू होता है एक डॉक्टर की खुद की हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी रेप एंड मर्डर केस को लेकर गंदा पॉलिटिक्स। कोलकाता पुलिस सबसे पहले तिलोत्तमा के घर पर फोन करती है और इन्फॉर्म करती है कि ऑन ड्यूटी आपकी बेटी ने हॉस्पिटल में सुसाइड किया। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के डॉक्टर इसका जबरदस्त प्रोटेस्ट करते हैं और इसके बाद सामने आता है डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को लेकर डिटेल में हम वीडियो के आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले 9 अगस्त की सुबह के कुछ और सीन्स को लेकर हम बात करते हैं। जब तिलोत्तमा की फैमिली हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी बेटी को देखने की मांग करती है तो कोलकाता पुलिस उसे अलाउ ही नहीं करती। जी हाँ, जिस लड़की का रेप और मर्डर हो चुका है उसकी फैमिली को ही उसको देखना अलाउ नहीं किया जाता। हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने
डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। अब आते हैं आर्जिकल हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के मुद्दे पर। आर्जिकल हॉस्पिटल का मैनेजमेंट या यूं कह लीजिए हाई अथॉरिटी इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप है। ऊपर से वहां के प्रिंसिपल संदीप घोष का कहना है कि उस लड़की को ज़रूरत क्या थी सेमिनार हॉल में जाकर सोने की। मानो गलती उन दरिंदों की नहीं है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, गलती उस लेडी डॉक्टर की है जो 36 घंटे लगातार काम करने के बाद रेस्ट लेने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है। डॉक्टर संदीप घोष के इस कमेंट के बाद लोगों में गुस्सा और ज़्यादा फैल जाता है। डॉक्टर्स, नर्स सभी हड़ताल पर उतर आते हैं और पूरे शहर में इसका विरोध होने लगता है। प्रेशर में आकर संदीप घोष रेजिग्नेशन दे देता है, पर यही होता है ममता बनर्जी की सरकार को कवर अप करने का एक और कोशिश। रेजिग्नेशन देने के 9 घंटे के अंदर ही संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल का पोजीशन दे दिया जाता है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आपका पॉलिटिकल कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो आप कुछ भी करके बच सकते हैं, और यही केस है संदीप घोष के साथ भी। यहाँ पर भी संदीप घोष का बहुत अच्छा पॉलिटिकल कनेक्शन है और इसीलिए इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी सिर्फ रेजिग्नेशन के 9 घंटे के अंदर उन्हें एक और हॉस्पिटल में प्रिंसिपल का पोस्ट ऑफर कर दिया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 के एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में टोटल रिपोर्टेड रेप केस की संख्या है 31,677, यानी हर दिन एवरेज 86 रेप केस। ये रहा ओवरऑल इंडिया की बात। अब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में लड़कियों के ऊपर क्राइम रेट है करीब 71.8%। जहां का चीफ मिनिस्टर खुद एक महिला है, वहां वुमेन सिक्योरिटी की हालत सबसे बदतर है। इस पूरे केस के बाद लोगों के बीच इतना ज्यादा गुस्सा फैल चुका है कि नेशनल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और नर्स भी स्ट्राइक पर आ चुके हैं संदीप घोष के अगेंस्ट में। उन्हें एज प्रिंसिपल संदीप घोष मंजूर ही नहीं है और ये स्ट्राइक होना लाजमी भी है, क्योंकि इसी संदीप घोष के अगेंस्ट में और भी बहुत सारे चार्जेस हैं। लेकिन गवर्नमेंट करेक्शन इतना स्ट्रांग होने के कारण इस संदीप घोष के अगेंस्ट में कभी कोई एक्शन लिया ही नहीं गया है। आरजीकर हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स की माने तो संदीप घोष का एक नेक्सस हुआ करता था और इस नेक्सस के अगेंस्ट में अगर कोई डॉक्टर या इंटर्न जाता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसे धमकियां भी मिलती थी। इसे लेकर एक इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में आया है। इस आर्टिकल की माने तो हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर इतना गंदा बन चुका था कि हॉस्पिटल में सेक्स करने के लिए बाहर से लड़कियों को लाया जाता था। अगर कोई स्टूडेंट या फिर जूनियर डॉक्टर इसका प्रोटेस्ट करे तो उसे टारगेट बना लिया जाता था। प्रिंसिपल सब कुछ जानते हुए भी इसका बढ़ावा देते थे। ऐसे में 2001 के एक पुराने केस को भी इसी के साथ जोड़ा जा रहा है। 2001 में इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हॉस्टल में सौमित्रो विश्वास नाम के एक स्टूडेंट की हैंगिंग बॉडी मिली थी। पुलिस ने इसे सुसाइड का नाम तो दे दिया था, पर सौमित्रो के बाकी डॉक्टर, दोस्त और उसकी फैमिली का कहना था कि ये मर्डर है, क्योंकि सौमित्रो मैनेजमेंट का टारगेट बन चुका था। क्योंकि उस समय भी हॉस्पिटल में सेक्स वर्कर्स को लाया जाता था और उनसे न्यूड वीडियो शूट करवाया जाता था। अगर किसी दिन कोई लड़की ना मिले तो ये लोग हॉस्पिटल की डेड बॉडी के साथ ही सेक्स किया करते थे और उसका वीडियो बनाते थे। फिर हॉस्पिटल के किसी लेडी स्टूडेंट या लेडी जूनियर डॉक्टर का फेस एडिट करके उस डेड बॉडी के साथ लगा दिया जाता था। ऐसा ही हुआ था सौमित्रो की एक लेडी दोस्त के साथ। फिर उसने इसका प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन उसके बाद से ही सौमित्रो को तरह तरह की धमकियां मिलने लगी और एक दिन अचानक उसकी हैंगिंग बॉडी मिली हॉस्टल में। ये केस भी सीआईडी हैंडल कर रही थी, लेकिन ये मर्डर था या सुसाइड, इसका पिक्चर आज तक क्लियर नहीं है। आरजीकर हॉस्पिटल के इन हाउस स्टाफ या डॉक्टर्स की माने तो हमारी तिलोत्तमा भी शायद ऐसे ही टारगेट बन चुकी थी, क्योंकि प्रिंसिपल संदीप घोष के अगेंस्ट में बहुत सारे आरोप हैं, जैसे एक ही सीरिंज को बार बार मरीजों पर यूज करना, सेक्स रैकेट चलाना या फिर ड्रग रैकेट चलाना। यहाँ ड्रग रैकेट का मतलब है कम दाम वाली दवाइयों को यूज करना और लोगों तक पहुंचाना जो कि शायद अच्छी भी ना हो, या फिर एक्सपायरी डेट वाली दवाइयों को लोगों तक पहुंचाना, और इसका बहुत बड़ा कमीशन गवर्नमेंट को सीधा पहुंचता था। शायद इसी बात की खबर तिलोत्तमा को भी लग चुकी थी और इसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा अपनी जिंदगी देकर। आरजीकर हॉस्पिटल के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर आरजीकर के ही एक्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली का एक बयान सामने आया है। चलिए देखते हैं इस क्लिप को। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर
ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विक्टिम की पेल्विस टूटी हुई थी, कॉलर बोन टूट चुका था, वजाइना में 151 ग्राम के करीब सीमन था। एक नॉर्मल फिट लड़के से एक टाइम इंटरकोर्स के बाद करीब 10 to 15 ग्राम सेमन निकलता है। इस रिपोर्ट से इतना तो साफ है कि ये एक लड़के का काम नहीं है, ये मल्टी इन्वॉल्वमेंट है। कोलकाता पुलिस को क्राइम सीन से एक टूटा हुआ ब्लूटूथ हेडफोन मिलता है, जिसे बाद में कनेक्ट करने पर कोलकाता पुलिस के ही सिविक वॉलंटियर संजय रॉय की डिवाइस से कनेक्ट होता है। ये वही संजय रॉय है जिसके ऊपर पेशेंट एडमिट कराने के लिए पैसे लेने का आरोप है। इसके अलावा इसकी 4 बार शादी हो चुकी है और चारों बार इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस आया है। इसके अलावा इस संजय रॉय को सीसीटीवी कैमरा में आरजीकर के कॉरिडोर में भी घूमते हुए देखा गया है। इसीलिए कोलकाता पुलिस ने इसे ही मेन गुनहगार बोलकर पकड़ लिया है और यहीं से शुरू होता है असली गुनहगार को कवर करने का असली धंधा। क्योंकि केवल ये संजय रॉय ही असली गुनहगार नहीं है, असली गुनहगार को कवर किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, या यूं कहें तो कोलकाता पुलिस उसे सुलझाना ही नहीं चाहती। सवाल नंबर 1, विक्टिम की बॉडी में 151 ग्राम सेमन था, फिर कैसे श्योर हो गए कि वो एक ही बंदे का काम था? सवाल नंबर 2, जो 4 डॉक्टर तिलोत्तमा के साथ डिनर किए थे उनसे पूछताछ में क्या सच सामने आया है? और सवाल नंबर 3, संदीप घोष के अगेंस्ट में इतने सारे चार्जेस होने के बावजूद उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये केस अभी कोलकाता पुलिस के हाथों से लेकर सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है, क्योंकि कोलकाता पुलिस के ऊपर एविडेंस छुपाने का जबरदस्त आरोप लग रहा है। जैसे जिस सेमिनार हॉल में ये हादसा हुआ था उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू रहने के बावजूद भी इस सेमिनार रूम के बाजू में ही अचानक से रेनोवेशन का काम कैसे चालू हो सकता है? ये परमिशन आखिर मिला कैसे? दूसरा, 14 अगस्त की रात में पूरे वेस्ट बंगाल की हर एक शहर, हर एक एरिया से रैली निकली थी प्रोटेस्ट करने के लिए, पर यहाँ भी होती है एक गुंडागर्दी। गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि रात में आरजीकर के सामने, जब आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा था, तब ह्यूज नंबर्स में कोलकाता पुलिस वहां मौजूद थी। उसके बावजूद अचानक से 30-35 गुंडे लोगों का एक दल आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है और वहां बहुत तोड़फोड़ करता है। गुंडे लोगों से ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की संख्या कम से कम 3-4 गुना ज्यादा थी और इसे कंट्रोल करने में कोलकाता पुलिस को शायद 5 मिनट का भी वक्त नहीं लगता। इसके बावजूद भी कोलकाता पुलिस ऑडियंस की भूमिका में चुपचाप खड़े रहकर गुंडे लोगों को हॉस्पिटल तोड़ता हुआ देखती रही। आखिर पुलिस चुप क्यों थी? किसको या फिर किस को बचाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है? आखिर क्यों गुंडों को भेजा जा रहा है एविडेंस मिटाने के लिए? पूरे वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, लड़कियां रातों में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। इससे मास अवेयरनेस तो बढ़ेगा, पर क्या ये सब मूवमेंट से वुमेन सेफ्टी इंश्योर होगा? एक सेफ वर्किंग प्लेस फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, ये सिक्योर होगा? क्या लड़कियां अब मिडनाइट ड्यूटी पर जाने में नहीं डरेंगी? उनका डर लगना लाजमी है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की सेफ्टी एक मजाक बनकर रह चुकी है। दिल्ली के निर्भया केस के बाद 7,000 करोड़ रुपए अलॉट किया गया था वुमेन सेफ्टी के लिए, लेकिन कहां गया वो पैसा? क्यों महिलाओं के लिए हर जगह पुलिस स्टेशन नहीं है? क्यों महिलाओं का रेप केस रिपोर्ट करने के लिए मेल पुलिस ऑफिसर्स की हैरासमेंट फेस करनी पड़ती है? इन सभी सवालों को सामने रखते हुए हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं और ये पूरी देश की जनता चाहती है कि तिलोत्तमा की दरिंदों को जल्द से जल्द सजा मिले। वी वांट जस्टिस।